मीडिया युवाओं के सपनों का क्षेत्र है और सूचना प्रौद्योगिकी से नए नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। इसलिए युवाओं का एक पसंदीदा पठन पाठन का जो क्षेत्र है वो पत्रकारिता है और भाषाई पत्रकारिता के विकास से खासतौर पे हिंदी पत्रकारिता में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है उससे विश्वविद्यालय में पत्रकारिता शिक्षण और अध्यापन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया है। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि हिंदी में मौलिक पुस्तकों का काफ़ी अभाव है। अभी तक हम अंग्रेजी पुस्तकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन एक सुखद संयोग ये हुआ है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने पत्रकारिता पर पुस्तक श्रृंखला के रूप में लगभग 3 दर्जन पुस्तकों का प्रकाशन किया है जो पत्रकारिता के विविध क्षेत्रों पर उन पर केंद्रित है। और आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक डॉक्टर रामधारी सैनी जी मौजूद हैं और इसके साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र के निदेशक डॉक्टर संजीव भानावत जी उपस्थित हैं। आप दोनों का स्वागत है। तो सबसे पहले जो जिज्ञासा एक इतने अगर हम ये देख रहे हैं इतनी सारी पुस्तकों का जो विविध विषय हैं, विज्ञापन भी है, विकास, विज्ञान, संचार शोध प्रविधियां, पत्रकारिता के सिद्धांत, यानी जो इतने तकनीकी विषय हैं जिस पर अभी तक अंग्रेजी में ही पुस्तकें उपलब्ध थीं, ये सारे विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस पूरी योजना की रूपरेखा बनी कैसे? स्मिता जी, जैसा आप कह रहे हैं कि स्थिति पहले पत्रकारिता में इसलिए बड़ी सोचनीय थी कि पत्रकारिता के अलग से विभाग ही नहीं थे जी, है ना, और हिंदी विभाग के ही कहीं अंदर कहीं पत्रकारिता विभाग भी पलता रहता था। तो चूंकि पत्रकारिता अलग से एक डिसिप्लिन एस्टेब्लिश नहीं हुआ था हिंदी का, तो इसलिए इससे संबंधित जो पाठ्य सामग्री थी उसका भी अभाव था। और जैसे जैसे विश्वविद्यालयों में इस विषय का पठन पाठन शुरू हुआ, उसके साथ ही हम लोगों के सामने प्रश्न पैदा हुआ कि इन बच्चों के लिए हमको जो है पाठ्य सामग्री तैयार करवानी चाहिए। और तब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी विभिन्न विषयों की जो पुस्तकें हैं वह हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए तैयार करवाती है। तो ग्रंथ अकेडमी ने लगभग 550 पुस्तकें तैयार करवाई हैं और सारी मौलिक पुस्तकें हैं जो कि विभिन्न विषयों की हैं। उसमें से 3 दर्जन किताबें जो हैं पत्रकारिता की हैं। और ये निश्चित ही हमारे सामने एक चुनौती थी। चुनौती इसलिए थी, जैसा मैं कह चुका हूँ कि विश्वविद्यालयों में अलग से डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश नहीं थे जी। इसलिए इस विषय पर लिखने वाले जो लेखक थे उनका भी अभाव था। और लगभग काम चला तो ये कह लीजिए कि हिंदी साहित्य के जो लोग थे उन लोगों को हमने चिन्हित किया एक बार जी। कि इन लोगों से इस पर लेखन करवाया जाए। तो एक तरफ तो इनसे लेखन करवाया गया और दूसरी तरफ जो मीडिया में काम कर रहे थे उनसे काम करवाया गया। लगभग 10 पुस्तकों का संपादन डॉक्टर भानावत आपने किया है जी। तो ये जो एक बड़ा संकट भरा काम भी होता है, इस पूरे कार्य को आपने कैसे निभाया? देखिए, जैसा अभी सैनी जी ने भी चर्चा की कि अकादमी के माध्यम से प्रयत्न किया गया, विशेषकर हिंदी भाषी जो विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस दिशा में कुछ मौलिक लेखन किया जाए। और जब राजस्थान में हमारे विश्वविद्यालय में पत्रकारिता में जब पीजी डिग्री हमने शुरू की, उस समय एक परिकल्पना उठी कि क्यों नहीं हम एक स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कुछ इस तरह की पुस्तकों को प्रकाशित किया जाए। और जब सैनी जी से बात हुई कि क्यों नहीं एक श्रृंखला के रूप में अपन विविध विषयों को लेकर के प्रकाशन करें। और जैसा आपने बताया कि समस्या ये होती थी कि जो लोग साहित्य उससे जुड़े हुए हैं वो लोग अभी तक मूल रूप से इसमें लिख रहे थे। तो हमने ये कोशिश की कि इन पुस्तकों की श्रृंखला के माध्यम से जो व्यावहारिक फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ जब हमारा विद्यार्थी जाता है उसको क्या चुनौतियाँ मिलती हैं, उसके सामने क्या परेशानियाँ हैं, उसके सामने क्या समस्याएँ हैं और उसे किस तरह की आवश्यकता है, तो उसका अकादमिक और व्यावहारिक उन दोनों को एक मिला करके इस तरह की योजना तैयार की। और मुझे संतोष है लगभग 250 लेखकों की टीम हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ती है और विविध विषयों पर इस तरह का लेखन किया गया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पक्ष हैं,
विकास और विज्ञान संचार की बात है, विज्ञापन है, जनसंपर्क है, न्यू मीडिया है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन की बात है, उन सबको लेकर के हमने एक इस तरह का प्रयास किया और उस प्रयास का प्रतिफलन था कि लगभग 10-11 पुस्तकों की ये श्रृंखला अकादमी के सहयोग से हम प्रकाशित कर पाए और विद्यार्थी वर्ग ने भी जहाँ तक मैंने महसूस किया इसका स्वागत किया और इसको पढ़ करके कहीं ना कहीं वो इस पत्रकारिता का जो अकादमिक स्वरूप है उसको समझ करके ये प्रयत्न करते हैं कि जब हम फील्ड में जाएं तो कहीं ना कहीं उनको एक उचित मार्गदर्शन इसके माध्यम से मिल सके। प्रोफेसर भानावत, आप पत्रकारिता अध्यापन से एक इतने लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। देश के प्रमुख विश्वविद्यालय में जो पत्रकारिता का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके बनाने से भी आप जुड़े हुए हैं जी। तो आज एक बड़ा भारी संकट हम मीडिया अध्यापकों के सामने देखते हैं कि जो क्लास में पढ़ाते हैं, जो पाठ्यक्रम का अंग है, जो एथिक्स हैं, जो उद्देश्य हैं, वो सारे के सारे जो हम एक मीडिया अध्यापक क्लास में पढ़ाता है, स्टूडेंट जब उन्हें पढ़कर बाहर निकलता है तो वो किसी अलग तरह के समीकरणों से उसे गुजरना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि जो मीडिया एथिक्स या मिशन पत्रकारिता, सर्वोदय पत्रकारिता, मूल्यवादी पत्रकारिता, ये सब शब्द बेमानी हो गए हैं? देखिए, जो सोसाइटी जिस तरह से आज विकसित हो रही है, मुझे लगता है केवल ये चुनौती पत्रकारिता के सामने ही नहीं है, हर विषय की चुनौती है। वो चुनौती समाजशास्त्र के सामने भी है, वो चुनौती अर्थशास्त्र के सामने भी है, वो चुनौती जो साहित्य के व्याख्याता या विद्यार्थी हैं उनके सामने भी है, क्योंकि मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है वो केवल पत्रकारिता में ही नहीं है। मुझे लगता है कि देश की जो अनेक संस्थाएं हैं उन पर भी कहीं ना कहीं प्रहार हुआ है, लेकिन दूसरी ओर ऐसी शक्तियां भी काम कर रही हैं जो उन मूल्यों के ह्रास जो हो रहा है उसे कहीं ना कहीं रोकने की या वापस से जिस आदर्श की जो हम बात करते हैं उसकी और हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए प्रयत्न कर रही है। और जब जब ऐसे प्रयत्न हुए हैं, आपने देखा है पिछले दिनों में कहीं ना कहीं उनको सहयोग और समर्थन भी दिया गया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब मूल्यों का तेजी से ह्रास हो रहा हो तब भी हम विद्यार्थियों से ये कहें कि नहीं आप भी उसी दौड़ में शामिल हो। तो कहीं ना कहीं हमें उस बात की प्रेरणा उनको, क्योंकि ये मैं सोचता हूँ कि शिक्षण संस्थाओं की, शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि हमारी इस नई पीढ़ी को बताएं कि क्या उचित और क्या अनुचित है, और हम उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक विल पावर हम उसमें तैयार कर पाएँ कि जब वो फील्ड में जाए, ये सारे प्रलोभन, नानाविध प्रलोभनों से उसे गुजरना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा करके वो इन सारी चीज़ों को कर पाए। तो अपन इन शिक्षण के साथ साथ इस तरह के एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं, बहुत सारी सेमिनार्स है, विद्यार्थियों का इंटरेक्शन भी कहीं ना कहीं होता है। तो वो जो व्यावहारिक जगत की समस्याएं हैं, जो कुछ हो रहा है, वो उससे भी कहीं ना कहीं रूबरू होते हैं। तो जिस विद्यार्थी में कहीं ना कहीं विल पावर है, जो अपने इस प्रोफेशन को कहीं ना कहीं मिशनरी भाव से या एक समर्पण भाव से लेता है, तो वो इन चीज़ों से बच पाएगा और कहीं ना कहीं अपनी पहचान इन संचार माध्यमों में बना पाएगा। तो इसी तरह की प्रेरणा देने का प्रयत्न हम इन सारे प्रयत्नों के माध्यम से करते हैं। सैनी जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि जब आज की पत्रकारिता हमें देखते हैं कि सेंसेक्स, स्कैंडल, सेक्स और क्रिकेट जैसे मुद्दों तक ही सीमित हो गई है, तो मूल्यों को बढ़ावा देने वाली, मूल्यों को रक्षित करने वाली जो पत्रकारिता का जो प्रकाशन है, उसको आप कैसे देखते हैं? स्मिता जी, असल में ये तो हम सब, जैसे अभी भानाव जी कह रहे थे कि बाजार की जो ताकतें हैं वो ताकतें यहाँ भी चीज़ों को प्रभावित कर रही हैं। आज मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं वे लोग भी कहीं ना कहीं उन अदृश्य जो एलिमेंट हैं, चीज़, ताकतें हैं, उनसे वो सारी चीज़ें होती हैं। पर कहीं ना कहीं तो एक बात तय है कि वही विद्यार्थी आगे चलकर कोई मुकाम बनाता है जिसकी नींव बहुत पुख्ता होती है, और ये जो नींव है ये कहीं ना कहीं सिद्धांत पर टिकी हुई होती है। जो विद्यार्थी इन फंडामेंटल चीज़ों से होकर गुजरता है और उनको ग्रहण करता है, वह आगे चलकर एक लंबा सफ़र भी तय करता है। और जो शॉर्टकट से आता है ना, उसके पास दृष्टि भी नहीं होती है, उसके पास सिद्धांत भी नहीं होते हैं, और वो खरपतवार की तरह होता है। तो सैनी जी, इसमें बात और सोचता हूँ, आप मुख्य धारा की मीडिया की बात कर रहे हैं, अभी भी आप देखिए ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने विकास की बात की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए। अभी भी ऐसे पत्रिकाएं हमारे सामने, ऐसे चैनल भी हमारे सामने हैं जो आज भी उस तरह की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रेरणा की बात करती है, जिसको हम वैकल्पिक मीडिया कहें। आज साहित्यिक पत्रिकाएं बहुत सारी ऐसी निकल रही हैं जो कहीं ना कहीं जो मुख्य धारा की मीडिया में शायद चीज़ें उपेक्षित हो रही हैं, वो उन चीज़ों को प्रकाशित कर रहे हैं। तो छोटे छोटे प्रयत्न, हमारे देश के ऐसे अंचल हैं जहाँ से सामान्य पढ़ी लिखी महिलाएं ऐसे पत्र निकाल रही हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पुरस्कार मिल चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि स्थितियाँ इतनी बिगड़ गई हैं या इतनी विकृत हो गई हैं
कि हमें चिंता करने की आवश्यकता है। अभी भी जो इस प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं उनका स्वागत, सहयोग, समर्थन हमें ही पाठक, दर्शक और श्रोता के रूप में कहीं ना कहीं करना। स्मिता जी की चिंता जो है ना मानव जी, वो ये है कि आफ्टर ऑल आपका जो मीडिया है जो घर घर में दस्तक देता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में है, चाहे प्रिंट मीडिया के रूप में है, वो वहाँ क्या छोड़ रहा है, ये एक विचारणीय प्रश्न बन जाता है। जैसे आज आपका अखबार जब सुबह आता है, मेरे घर में 5 अखबार आते हैं, मैं 5 अखबार पढ़ता नहीं हूँ, उनको देखता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने से मुझे लगता है कि मेरी सुबह खराब हो जाएगी। वो जो एक दौर था इस हिंदुस्तान में जब धर्मयुग थी या साप्ताहिक हिंदुस्तान थी या दूसरी पत्रिकाएं थी जो हर ड्राइंग रूम के अंदर मौजूद थी, मुझे लगता है कि उन चीज़ों को संपादित करने वाले, उनमें लिखने वाले जो लोग थे, वो किसी पत्रकारिता के विश्वविद्यालय से या डिपार्टमेंट से निकल के नहीं आए थे जी। पर उनका जो साहित्यिक या उनके अंदर जो डेप्थ थी वो बहुत अच्छी थी। चाहे वो दिनमान रहा हो, चाहे जहाँ आगे जुड़ते हैं उससे, चाहे वो धर्मयुग रहा हो जहाँ धर्मवीर भारती थे, इनका पत्रकारिता से कोई सीधा संबंध नहीं था। तो मुझे लगता है कि साहित्य, संस्कृति, ये जो एक बड़ा उनका जो विराट व्यक्तित्व था वो कहीं उनके अंदर छलकता था उन चीज़ों के अंदर। और आज की तारीख में क्या स्थिति है सनी जी, लेकिन आज भी ऐसे लेखक हैं जो आपने नाम लिए, ऐसे लोग, रचनाकार, सृजनधर्मी आज भी हैं। परेशानी मुझे लगता है कि जो मुख्य धारा का मीडिया है, शायद वहाँ उनको उस तरह का जो कहना चाहिए कि स्थान है वो यहाँ नहीं मिल पा रहा है। आपके दूरदर्शन के माध्यम से मेरे ख्याल ऐसी सीरीज शुरू हुई है जहाँ इन्हीं साहित्यकारों की कृतियों पर आधारित धारावाहिक जो है दिखाए गए हैं, प्राइम टाइम में दिखाए गए हैं। सवाल यह है कि पाठक के रूप में, दर्शक के रूप में क्या हमने इस तरह के प्रयत्नों को या आने वाली जनरेशन को हमने क्या प्रशिक्षण दिया है कि ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल मानवीय प्रवृत्ति है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं उसकी ओर व्यक्ति बहुत जल्दी जो है आकर्षित होता है जी। तो यदि हम भी कहीं उस तरह का प्रशिक्षण दें या इस तरह की चीज़ें की बात करें तो मुझे लगता है कि स्थिति में बदलाव हो सकता है। इसके लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा। और आज़ादी की आप बात करते हैं, उस समय मेरे ख्याल देश की स्थितियां अलग तरह की थी। आज जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से बाजारवाद का असर आया है, अखबार को हमने प्रोडक्ट बना दिया है, सूचना को हमने कमोडिटी बना दिया है, तो ये सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे ही आएंगे। और हमारी चुनौती है कि इन सारी चीज़ों में, क्योंकि पीछे तो हम नहीं लौट पाएंगे, इन सारी चीज़ों में कैसे इन मूल्यों को या मूल्यपरक पत्रकारिता को या उन साहित्यिक मूल्यों की हम रक्षा कर पाए, ये मुझे लगता है कि हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। आपने जो नए समय की बात की, इस नए समय और नई सूचना प्रौद्योगिकी के कारण 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो 2 मुद्दों से जुड़े 2 प्रश्न रहेंगे, एक आपके लिए और एक डॉक्टर भानावत आपके लिए। चूंकि आप प्रकाशन से जुड़े हुए हैं, तो नई सूचना प्रौद्योगिकी के आने से एक तरह से प्रकाशन का लोकतांत्रिकरण हुआ है कि आज एक यूजर जो है वो खुद ही संपादक और प्रकाशक की भूमिका में आ गया। अपने ब्लॉग पर, अपने वेबसाइट पर हम कुछ भी लिखें और सब लोगों तक पहुंच जाता है। शायद एक पुस्तक उतने लोगों तक नहीं पहुंचती जितना ब्लॉग पर एक पोस्टिंग जो है वो तमाम लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके कारण कई देशों में तो क्रांति के आधार बन गए जी, क्रांति के आधार बन गए। लेकिन इसके साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर मैं कहूं कि एक संकट ये है कि कंट्रोल C और कंट्रोल V की पत्रकारिता, यानी कट एंड पेस्ट की पत्रकारिता ने जोर पड़ा है कि सर्च इंजन पे गए, आपने कुछ मैटर लिया और अपना नाम लेकर के वो अपना बना लिया। तो एक संकट ये है। और दूसरा संकट भाषा का है, जिसको मैं बाद में लूंगी। तो पहले इस मुद्दे पे आपका। स्मिता जी, इसका एक इसके भुक्तभोगी हम लोग हैं जी, और इस चीज़ को हम फेस भी कर रहे हैं। जैसे पत्रकारिता की जो किताबें आप जिनका जिक्र किया और जिसको हिंदी बेल्ट में जो पत्रकारिता के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो 3 दर्जन किताबें ये हैं। इसके अलावा बहुत सारी किताबें इसमें पाइपलाइन के अंदर हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमारा संकट ये है कि इन पुस्तकों को, जिनको हम मौलिक पुस्तकें कह रहे हैं, इसमें भी कटिंग एंड पेस्टिंग है जी। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड है, ओरिजिनल चीज नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि पत्रकारिता के मामले में कम से कम जो फील्ड में प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं उन लोगों से लेखन करवाना चाहिए ताकि कटिंग पेस्टिंग में हम लोग बच सकें। जैसे हमारे यहाँ एक किताब आई सिने पत्रकारिता जी जी, तो सिने पत्रकारिता लिखी श्याम माथुर ने जी, जो राशन पत्रिका के अंदर लंबे समय से पत्रकार हैं। उनका शिक्षण से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पुस्तक बहुत पुरस्कृत, बहुत पुस्तक अच्छी आई, पुरस्कृत हो गई, पुरस्कृत हुई है। उनकी दूसरी किताब आई वे पत्रकारिता जी जी जी,
निश्चित रूप से। तो इनका एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, जी, जी, जी। लेकिन ये व्यवहार में पत्रकार हैं जी, और जी, काम कर रहे जी, जी। हैं, तो ये जो कुछ लिखते हैं तो उसमें कहीं वो चीज प्रैक्टिकल आ जाती है। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा जो दूसरा मुद्दा है डॉक्टर भानावत, आज की जो भाषा है ये भी आज के समय की उपज है। जी, जिस तरह हमारी नई जनरेशन जिन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रही है, जिस तरह का माहौल उसके पास है, जिस तरह से ज्ञान विज्ञान के नए अनुशासन विकसित हो रहे हैं, उसमें ये नई पीढ़ी जो है पल बढ़ रही है। और जब उसका अलग अलग जगह एक इंटरेक्शन होता है तो उसकी बोलचाल में जो चीज़ें आती हैं, चाहे वो हिंदी के प्रयोग हैं, अंग्रेज़ी के प्रयोग हैं, उर्दू भाषा के प्रयोग हैं या दूसरी भाषाओं के प्रयोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। और आप तो शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब भाषा पर हम बांध बना देंगे और उसको बाहर से जो पानी आ रहा है उसको आप रोक देंगे तो भाषा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आज अंग्रेजी में भी दूसरी भाषाओं के शब्दों का स्वागत किया जा रहा है। तो एक सीमा तक मेरा ये मानना है कि जब तक भाषा की जो एक मूल प्रवृत्ति या मौलिक जो उसका जो स्वरूप है, जब तक वो प्रभावित नहीं होता है तो हमें उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विशेषकर जो सप्लीमेंट्स या पेज 3 की जो पत्रकारिता है उसमें जो इस तरह के भाषा के प्रयोग हो रहे हैं तो वो शायद बोलचाल की भाषा के नाम पर या जो नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए उसकी मनस्थिति या मानसिकता को ध्यान में रख करके जो ये नए प्रयोग हो रहे हैं इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समयों में कहीं ना कहीं एक ऐसी भाषा विकसित हो पाएगी जो आज के इन संस्कारों से जुड़ी हुई होगी और कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के पाठकों को, विद्यार्थियों का या जो उनका लक्ष्य समूह है उसके लिए स्वीकार्य होगी। बाकी आप ये शायद नहीं सोच सकते कि वापस हम 20, जैसा आपने कहा उदंत मार्तंड हिंदुस्तानियों के हित के लिए प्रकाशित हुआ था, तो उस समय की भाषा थी, उस समय के संस्कार थे। आज जो नया दौर आया है, नई जो जिस तरह का प्रभाव पड़ा है उस पर एक नई भाषा विकसित हो रही है। मुझे लगता है कि उससे घबराने की बात नहीं है, उस नया व्याकरण और नई संस्कृति पैदा होगी और कहीं ना कहीं हम फिर एक प्रभावशाली संपर्क भाषा के रूप में अपनी इस भाषा को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भाषा तो स्वयं अपना स्थान तय कर लेती है। जी, बहुत बेहतर। और मुझे लगता है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के प्रकाशन के बहाने से जो एक पत्रकारिता साहित्य, पत्रकारिता भविष्य और पत्रकारिता की जो भाषा है उस पर जो हमने एक बड़े गहन जो चर्चा हुई उससे हमारे दर्शक अवश्य लाभान्वित होंगे। और आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।